स्वागत है छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से सुपीरियर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक वीडियो संस्कृत सीखने के लिए। आज मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने संस्कृत के 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा की थी, सिलेबस की चर्चा की थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। जिन छात्रों को 2022 का मैट्रिक परीक्षा देना है, उन छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है कि इस वीडियो के माध्यम से इस आपदा की घड़ी में, जो कोरोना काल चल रहा है, इस आपदा की घड़ी में हम लोग निःशुल्क घर बैठे आसानी से संस्कृत सीखने का मौका पा सकते हैं और पा लिए हैं। और प्रयास करें कि घर पे इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों में देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो शेयर करें। और इस वीडियो से जो संस्कृत का 10वीं बोर्ड का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ये आसानी से कवर कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि इस वीडियो को आसानी से देखें और सीखें। तो पहले वीडियो में मैंने सिलेबस की चर्चा की थी, जिसमें पहले बताया था कि व्याकरण पार्ट में वर्ण प्रकरण पढ़ना। इसमें मैंने पहले ही बताया था, पहले व्याकरण पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद किताब का पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले वर्ण प्रकरण में देखेंगे तो बताए थे कि वर्ण प्रकरण में पढ़ना होगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। मेरा प्रयास यह रहेगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि छात्रों को बोरिंग फील ना हो और आसानी से वे पढ़ सके। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण प्रकरण में वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे अन्य भागों में हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। वर्ण जो है इसे हम लोग अन्य भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत वर्णमाला में जिस प्रकार हिंदी भाषा है तो हिंदी में वर्णमाला है, तो इसी प्रकार संस्कृत भी भाषा है। संस्कृत भी जो है इस वर्णमाला में वर्णों की संख्या 50 है। अब ध्यान देंगे, वर्ण जो है ये पढ़ना है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो है, ये जो वर्ण है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पहले होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। ये जो संस्कृत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह देव भाषा कही जाती है, देवों की भाषा है यह। और हमारे बिहार में इसे द्वितीय मातृभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण पढ़ेंगे तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये पहले पढ़ लेंगे स्वर वर्ण के बारे में। हम वीडियो थोड़ा थोड़ा छोटा बना रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो और एक एक चीज को एक ही दिन में समझ ले। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण होता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अन्य मतलब होता है दूसरा, कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी, वे स्वर वर्ण कहलाएंगे। और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। यही हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में होते हैं 11। हिंदी में 11, ये लास्ट वाले 2 को नहीं होते। तो ध्यान देंगे, संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, दीर्घ री और लिड़ी। इसको हम लोग कहीं देखेंगे तो छोटी ई कहेंगे, इसको बड़ी ई कहेंगे, इसके छोटी ऊ कहेंगे और इसको बड़ी ऊ कहेंगे। तो इस तरह से ये संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। और संस्कृत में स्वर वर्ण के 3 भेद माने जाते हैं। होते नहीं हैं लेकिन 3 भेद इसमें माने जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे शब्द अलग से भी प्रयोग होते हैं। चलते संस्कृत में स्वर वर्ण के 3 भेद माने गए। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या 5 है। अ, ई, छोटी ऊ, री और लड़ी। इसको हम ह्रस्व ई भी बोलते हैं, क्योंकि यह ह्रस्व स्वर है।
इस चलते इसको ह्रस्व ई भी बोलेंगे, ह्रस्व ऊ। दीर्घ रहेगा तो दीर्घ बोलेंगे क्योंकि दीर्घ दूसरा है। ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, री और लड़ी, ये 5 है। दीर्घ स्वर 8 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, और दीर्घ री, ये 8 है। तो बताइए 8 और 5, ये 8 हुए और ये 5, 8 5 यही दोनों मिलकर जब 13 हो जाते हैं तो तीसरा भेद आना नहीं चाहिए था। इस चलते इस संस्कृत में भेद, तीसरे भेद केवल माना जाता है। तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं यह पढ़ेंगे। तो इसके पहले एक चीज पढ़ना है कि मात्रा। मात्रा एक समय के विचार से होता है। तो समय के विचार से मात्रा कैसे होगा देखेंगे। तो हम लोग उच्चारण के कालमान को, यानी जो हम लोग उच्चारण करते हैं उसके कालमान, समय के मान को हम लोग मात्रा कहते हैं। उच्चारण के कालमान को मात्रा कहेंगे। जिसमें एक मात्रा लगेगा बहुत ही कम समय, 2 मात्रा लगेगा तो दुगना हो जाएगा, 3 मात्राएं लगेगी तो बहुत सारे और भी इससे भी ज्यादा हो जाएगा, समय लगेगा। तो काल के अनुसार जो मात्रा होते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, उच्चारण के कालमान। उच्चारण के काल यानी उच्चारण का जो समय का मान होता है उसी को हम लोग मात्रा कहते हैं। आप ध्यान देंगे। तो इसके अनुसार से जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एक मात्रा मतलब बहुत ही कम समय। जैसे बोलिए अ, ई, उ, री, लिरी, ये तुरंत बोला जाएगा, ये इसमें कम समय लगते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। इसमें नीचे में जैसे नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ बता दिए थे ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर। तो दीर्घ का नाम ही है दीर्घ, दुगना लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगेगा वे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगेगा वे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। जैसे देखेंगे हम लोग अ ह्रस्व है तो आ दीर्घ है, इससे देखिएगा दुगना समय लगेगा इसमें। उसी प्रकार ई और ई, यहाँ दुगना समय लगेगा हमेशा बोलने में। कहीं भी ह्रस्व वाला चीज होगा तो कम लगेगा, दीर्घ वाला चीज रहेगा तो ज्यादा लगेगा, दुगना समय लगेगा बोलने में। इस चलते इसे दीर्घ कहते हैं। इसे बहुत सारे आप लोग को देखने के लिए उदाहरण के रूप में मिल जाएगा। जैसे देखिए दिल्ली, यहाँ दिल्ली है, यहाँ तुरंत बोला जाएगा, यहाँ पर बोलने में ज्यादा जोर पड़ता है, लास्ट में ज्यादा देर तक बोलना पड़ता है। तो इस तरह से ही सभी बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये दीर्घ स्वर सीख गए कि दीर्घ स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगेगा वे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। और तीसरा आते हैं, संस्कृत में तीसरे भेद भी माने जाते हैं, कहते हैं प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर देखिएगा कहीं कहीं संस्कृत में ऐसे प्रयोग होता है। जैसे ओम लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, हरे राम लिखेंगे तो यहाँ 3 का चिन्ह बन जाता है। तो यही चीज होता है प्लुत स्वर, यही ज्यादा समय लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग प्लुत स्वर। अब ध्यान देंगे, ये था हम लोग का स्वर वर्ण के। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब ये संधि के व्यू से आगे पढ़ने के व्यू से ये चीजें जरूरी है कि मात्रा किसको हम लोग कहते हैं। मात्रा कहते हैं, देखेंगे स्वर वर्ण के संकेत चिन्हों को हम लोग मात्रा कहते हैं। जो स्वर वर्ण हम लोग पढ़े थे, स्वर वर्णों की संख्या 13 है, इसके संकेत चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। इसका चिन्ह है बना हुआ। जैसे देखिए प्रयास किए हैं कि एक ही में लिखा जाए। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, दीर्घ री और लिरी। जैसे देखेंगे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा होता है आकार, ह्रस्वी का होगा हर्षिकार, दीर्घी का दीर्घिकार, ह्रस्व का हर्षुकार, दीर्घु का दीर्घुकार, री को कहते रीकार, ए का एकार, ऐ का ऐकार, ओ का ओकार होगा, औ का औकार हो जाएगा। और दीर्घ री जो है 2 बार घुमाना है। ह्रस्व री के 1 बार किए हैं तो दीर्घ री इस तरह से 2 बार। और लिरी संस्कृत में स्वतंत्र वर्ण है, इस चलते इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। तो यही है मात्रा। स्वर वर्ण के संकेत चिन्हों को हम लोग मात्रा कहते हैं। ये था हम लोग का पहला वीडियो। दूसरा वीडियो अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में।
तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा कि स्वर वर्ण का ही, तो व्यंजन वर्ण के बारे में कुछ हम लोग सीख लेंगे, ताकि अगले वीडियो में शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ बताना ना पड़े, थोड़ा बहुत बताए तो समझ में आ जाए। तो ये अगला पढ़ना हम लोग का व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव है ही नहीं। जब तक स्वर वर्ण इसमें मिलेगा नहीं तब तक वह उच्चारित नहीं हो पाता है। तो यह था व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और स्वर वर्ण में हम लोग पढ़े थे कि उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वह किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और इनमें है जो स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, बिना स्वर वर्ण के इसका उच्चारण संभव नहीं होता है। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। ये हिंदी संस्कृत दोनों में सेम है। तो ये व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो क से लेकर ह तक को ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे छ रह गया वो संयुक्ताक्षर होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, उसमें दो दो व्यंजन मिले होते हैं। तो ये व्यंजन वर्ण हुए, क से लेकर ह तक को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जो है वे 3 प्रकार के होते हैं, यानी व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये थे व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सही से फिर पढ़ेंगे, फिर से शुरू से व्यंजन वर्ण के बारे में भी। अगला जो वीडियो होगा वह व्यंजन वर्ण का पूरा होगा। उसके बाद हम लोग संधि पे आएंगे, संधि सीखेंगे। संधि सीखने के लिए के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानते होंगे, इस चीज़ को लिखेंगे, प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को आप लिखने के लिए सीख जाए, क्योंकि संधि में इस चीज़ का काम आएगा सभी चीज़ तोड़ने के लिए कि कैसे कैसे किस चीज़ को तोड़ा जाए। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। और अब ध्यान देंगे, जिन किसी भी छात्रों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। पूरा देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को भी कहें कि इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो। और संस्कृत की हमारा प्रयास रहेगा कि पूरा का पूरा संस्कृत 10th में आप लोग घर पे बैठे ही, आपदा की घड़ी में, कोरोना काल में आप लोग घर पे बैठे ही 90+ आसानी से अंक ला सकते हैं। बशर्ते होगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा इसमें। तो धन्यवाद। आज तक इतना ही रहेगा यह वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।